हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मृदुला सिन्हा जी की लिखी हुई कहानी सागर सा। उस हादसे को हुए कई साल बीत गए। इस बीच अपने रिसर्च के काम से दिल्ली के मेरे 2-3 चक्कर लगे, पर मेरी ओर से एक बार भी मंजू से मिलने की कोशिश नहीं हुई। ऐसा भी नहीं कि उससे मिलने का मन नहीं किया हो, या अति व्यस्तता के बीच बचपन से लेकर बीए तक साथ पढ़ी ही नहीं, साथ खाती पीती, उठती बैठती, स्कूल कॉलेज जाती आती सहेली मिलन की चाहत को अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा रखी हूँ। दरअसल दुर्घटना में सागर की मृत्यु की खबर सुन मैं कई दिनों तक अचेत पड़ी रही थी, और वह चेतना भी किस काम की, जो अपनी चहेती से दूर, बहुत दूर ले जाकर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। शादी के बाद भी हम दोनों कई बार मिले थे, और कुछ घंटे या 2-3 दिनों के उस सहेली मिलन के क्षणों में हम दोनों भूल जाते कि हम शादीशुदा थे। हमारे पति भी थे, बच्चे भी। मेरे पति तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते, पर सागर से हम दोनों का प्रेमालय सहा नहीं जाता। बीच में आकर बैठ जाते, एक ही थाली में तीसरा हाथ भी घुसा लेते। पलंग पर हमारे बीच एक नन्हे शीशों से समा जाते, और हम दोनों उनके बचकाने व्यवहार पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, अपना एकांत लूटने पर कभी कभी खिन्न भी। मंजू के भाई की शादी पर वे दोनों आए थे। चाची ने मुझे पहले ही बता दिया था, मंजू 1 सप्ताह पहले आ रही है, इस बार तो 1 महीना रहेगी, दिल भर कर बातें कर लेना तुम दोनों। मैंने उसके आगमन की तिथि पूछ ली, और उसके आने से पूर्व अपने घर का सारा कामकाज छोड़ वहां पहुंच गई। 1 महीने के मिलन में सागर मेरे दिल की गहराई और दिमाग की ऊंचाई पर वर्षों में बनी मित्र स्नेह की लकीर बहुत पीछे छोड़ गए। पत्नी पर न्योछावर होता, उसके सुख दुख का उतना अधिक ध्यान रखता पति मैंने अपने इर्द गिर्द देखा नहीं था। फिर तो मेरे मन में मंजू नहीं, सागर से मिलन की चाहत जीवंत रहने लगी। मेरे पति को भी सागर से स्नेह हो गया था, इसलिए जब चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग हुई, हम दोनों छुट्टियों में उनसे मिलने वहां पहुंच गए। मंजू, सागर और उनके तीनों नन्नों से हम 5 का मिलन संबंधों को गहराई तक ले गया। विदा होते वक्त मैं तो फूट पड़ी थी। मेरे पति की आंखें भी नम हो आई, बच्चे भी उदास। सागर अपनी जीवंत शैली में ठहाका लगाते हुए बोले, अरे यह क्या, आप रो रही हैं? मुझसे बिछुड़ना नहीं चाहती? यदि भाई साहब की सहमति हो तो हम आपको भी मंजू के साथ रख ही लेते हैं। मेरा क्या, सेवा करना है, एक की कर रहा हूँ, आपकी भी। परिवेश विहंस पड़ा। हमारे छोटे से शहर में मंजू और सागर के बहुत रिश्तेदार थे। उनका समाचार भी मुझसे ही पूछते। एयरफोर्स की नौकरी थी, हर 2-3 साल पर उनका तबादला हो जाता, पर मेरे पास उनका पता सबसे पहले पहुंचता। एक बार मेरी जानकारी के बिना एक विचित्र खबर फैल गई। सागर के किसी रिश्तेदार ने एक शादी के मौके पर रुआंसा चेहरा बनाकर मुझसे कहा, हाय कितना बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? सागर नहीं रहे। मैं समारोह छोड़ घर भाग आई। और किसने कहा कि लंबी जांच पड़ताल में हाथ लगा शब्दों के अर्थ का अनर्थ। मंजू ने घर पर तार भेजी थी, कमिंग आफ्टर श्राद्ध। पितृपक्ष को उस इलाके में श्राद्ध नहीं कहा जाता, और बात का पतंगड़ हो गया। अर्थ का अनर्थ, लेकिन अफवाह थी, जितनी तेजी से विस्तार ली उतनी ही समय में सिकुड़कर विलीन हो गई। एक्सीडेंट में सागर के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर मुझे सबसे पहले मिली, पर इस खबर को रिश्तेदारों तक पहुंचाने की शक्ति मुझमें नहीं थी। 4 दिनों बाद उनकी मृत्यु की खबर से मेरे पति को भी कम आघात नहीं लगा, परंतु वे पुरुष जो ठहरे मुझे ढाढ़स बंधाते रहे। मेरी स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्णय किया, चलो तुम्हें दिल्ली ले चलता हूँ, एक बार मंजू से मिल लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मंजू से मिलना, सागर के बिना मंजू को देखना मेरे वश की बात नहीं थी। मैं चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। मुझे संभाला मेरे पति ने।
संभल कर मैंने भी महसूस किया, एक बार मिल तो लूँ, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। और हम लोग जब दिल्ली पहुँचे, उससे मिले। वह संभलने की प्रक्रिया में थी, अपने लिए आधार और स्वयं बच्चों का आधार बनने का सामर्थ्य व साहस जुटाने में उसका एक एक पल बीत रहा था। घर का वातावरण सागर के बिना सहमा सकुचा, शांत शांत। बच्चे डरे सहमे मम्मी से चिपके। वह मुझे देखकर रोई, चिल्लाई नहीं। कोई विलाप नहीं, पहनावे और श्रृंगार में कोई बदलाव नहीं था। हाँ, सबके सब श्रीहीन लग रहे थे, मानो उसके शरीर पर जबरन लदे पड़े हों। वह निर्निमेष अनंत की ओर देखती हुई मानो आकाश में सागर तलाश रही हो। उसका वह रूप और परिवेश मुझसे सहा नहीं जा रहा था। चलने की अनुमति मांगी तो उसने सिर हिलाकर दे दी। फिर तो मैं टूट पड़ी। बच्चों के सामने मेरा रोना उसे अच्छा नहीं लगा। वह पलंग पर उन्हें छोड़ मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गई। मुझे ढांढस बांधती हुई बोली, तुम्हारे साथ हंसने बोलने गप्पे मारने के मेरे दिन बीत गए सुधा। अब तो मैं सियानी हो गई हूँ। जीवन जीने के लिए भीड़ भरे मैदान में कूदना है। सागर का सहारा लिए मैं अपनी राह तलाशने वाली हूँ, इस चौराहे पर अपनी पहचान बनाने। मैंने सिसकते हुए अपना भय व्यक्त किया। बड़े दरिंदे हैं बड़े शहर के बड़े लोग, तुम अपने छोटे शहर लौट चलो। एक नौजवान स्त्री को बिना पति के जिंदा नहीं रहने देंगे ये लोग। उसका नवजात अनुभव सख्त फुहार बनकर मेरे ऊपर बरसने लगा। पर उस शहर में इन बच्चों को पग पग पर लोग महसूस करवाएंगे कि ये बिना बाप के हैं, बेचारे हैं ये। छोटे शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने को बेचारे समझे। पापा तो इनके साथ हैं, मैं स्वयं सागर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वह मेरे साथ हैं, मेरी अंतिम सांस तक साथ रहेंगे। मैं तो इस मानव सागर में सागर के साथ ही डुबकी लगाने वाली हूँ। और शायद इसलिए उसने अपने माता पिता के अनुग्रह को भी नहीं माना था। दिल्ली में ही रही। फिर तो वही हुआ जो हर जाने वाले के परिवार के साथ सगे संबंधियों का व्यवहार होता है। थोड़े दिनों में लोग अपनी दिनचर्या और जीवन की उलझनों में फंस गए। लेकिन मंजू के दूर के रिश्तेदार उसकी जो खबरें लाने लगे, उन खबरों में लोगों की रुचि बढ़ने लगी। अब उनसे होकर खबर मेरे दरवाजे तक पहुंचने लगी। दरअसल समाज की आंखों में बसी एक विधवा के रहन सहन, रंग रूप, पहनावे के अनुरूप मंजू सही नहीं उतर पाई थी। तरह तरह की टिप्पणियाँ, चटकारे ले लेकर बातें। मैं उनकी सारी सही जानकारियों को अपनी बुद्धि विवेक और मंजू के स्वभाव गुण के आधार पर बोलने, परखने और ग्रहण करने लगी थी। उसके खान पान, रहन सहन और साज श्रृंगार में यथावत ही नहीं, पहले से बढ़ चढ़कर निखार की खबर मुझे कहीं से न गुदगुदाती, न रोमांचित करती, न मंजू के प्रति क्रोध जगाती। पर एक दिन उसकी एक मौसी ने खबर सुनाई। सुना तुमने? तुम्हारी सहेली ने शादी कर ली। क्या? हाँ हाँ, मैं स्वयं उससे मिलकर आई हूँ। अब तो वह हम लोगों से मिलने से भी कतराती है। बेचारे तीनों बच्चे, अब क्या होगा उनका। उनका विलाप जारी रहा। प्रतिक्रिया विहीन चेहरा लिए मैं घर लौट आई। निशब्द हो गई, मौन। मेरे पति ने पूछा भी, क्या हो गया? मेरी निशब्दता को भेदा। क्यों? फिर कोई मंजू की खबर आई? पूर्व की सूचनाएं भी अविश्वसनीय नहीं थी। इस सूचना को भी बिना जांच पड़ताल के मैंने अपने लिए भी विश्वसनीय बना लिया था। और फिर स्वयं घुलती रही, घुटती रही। अब तक मेरे लिए सागर जीवित थे। जब मंजू के लिए जीवित थे तो मेरे लिए क्यों मरते? आखिर मंजू के माध्यम से ही तो सागर से मेरे संबंध थे। पर इस खबर ने सागर को मंजू से विलग कर दिया। मैं उस रात सागर के लिए बहुत रोई, बिलख बिलख कर। केवल सागर के लिए। किसी की मृत्यु पर लोग अपने लिए रोते हैं, मरे हुए के आश्रितों के लिए रोते हैं। सागर की मृत्यु की खबर ने मुझे मंजू के लिए रुलाया था। पर उस रात मेरी आंखों से बहती धाराएं सागर की मृत्यु को समर्पित थी। उस रात सागर का मृत्यु शोक जीवंत हो उठा।
मित्रता की कब्र पर जन्मा शोक, पत्नी पर न्यौछावर होता सागर, हर मिलने वाले का दिल जीतने वाला सागर, उसकी हंसी ठिठोली सब याद रहे। निश्चय ही मंजू की खबरें उनके रिश्तेदारों तक पहुंचती होंगी, पर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। वे खबरें मेरे दरवाजे से टकराकर लौट जाती रही। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। उस दिन हम दोनों दिल्ली के गोल मार्केट में थे। रोड क्रॉस करनी थी, थम गई। गाड़ियाँ निकल गई, लोग भी निकल गए। पहले तुम की हमारी जिद में रेड लाइट दोबारा जल गई। पीछे से आकर किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। सुधा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। स्पर्श तो चीर परिचित था। पीछे मुड़कर मैं देखना चाह ही रही थी कौन है, तभी मेरे पति ने आनंदित होते हुए कहा, मंजू। नाम सुनकर मैंने भी पहचान लिया। कोई स्पंदन नहीं। शायद मेरी प्रज्ञा ने वितृष्णा के भाव को गोल मार्केट की रेड लाइट पर बिखेरना उचित न ठहराया। वह भी कुछ नहीं बोली। मेरे कंधों पर पड़े हाथ जड़ हो गए थे। चलो, पास ही मेरा शोरूम है। उसने न अपनी पकड़ ढीली की, न हाथ हटाने का उतावलापन दिखाया। मैं उसके हाथों को झटकते हुए बोली, लेकिन हमें एक आवश्यक अपॉइंटमेंट। कोई आवश्यक कार्य नहीं, शोरूम से ही फ़ोन कर देंगे, आधा घंटे देर से ही पहुंचेंगे, मेरे पति बोले। जीजा हो तो ऐसे देखो, एक यह है मेरी सहेली। जा जा, तू अकेली जा, अपॉइंटमेंट कर ले, मैं जीजा जी को लेकर जाती हूँ। चलिए जीजा जी। आ गई थी वह अपने रूप पर। मैं बिना कुछ बोले उन दोनों की अनुगामिनी बन गई। 10 कदम भी कहाँ चलना पड़ा। मंजू एक शोरूम के सामने रुक गई। छोटा सा कमरा, अंदर प्रवेश कर गई वह। मेरे पति ने मुझे पीछे खींचा, धीरे से बोले, साइन बोर्ड तो पढ़। पढ़ने लगी मैं। सागर एंटर। फिर प्रारंभ किया। सागर। फिर पढ़ा, सागर। मेरी नज़रें मानो छोटे बल्बों की बनी लड़ियों पर घूम रही हूँ। सागर सागर सागर। स्थिर नज़रों से पढ़ा, पढ़ती गई, जब तक अपने भावों को स्थिर कर शब्द देती। मंजू के आदेश सुने। यहाँ क्यों रुक गए हो तुम लोग, अंदर आओ। उसे स्वनिर्मित नन्हा साम्राज्य दिखाने की जल्दी जो थी। हम अंदर गए। एक बड़ी घुमावदार कुर्सी पर बैठने से पूर्व उसने हमसे सामने की 2 कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। हमारे बैठते ही वह भी बैठ गई। मेज पर फ्रेम लगी बड़ी सी एक तस्वीर उसकी तरफ मुंह किए थी। यह भी सुना था कि उसके नए पति ने उसे गैस एजेंसी दिलवाई थी। उसका स्मरण आते ही और यह मानकर कि मंजू ने उसी की तस्वीर सामने रखी होगी, मेरी वितृष्णा गहरा गई। जीजा जी, क्या चलेगा, ठंडा या गरम? उसने घंटी बजा दी। मैंने इनको इशारा किया, जल्दी चलिए। मेरा दम घुट रहा था। चाय पीते हुए हम तीनों चुप रहे। शायद वह इस आशा में कि हम लोग उसकी उपलब्धि की सराहना करें, और मेरी तो उससे कुछ पूछने जानने की तमन्ना ही सूख गई थी। उसके चौड़े लाल बॉर्डर की साउथ सिल्क साड़ी, लाल बड़ी बिंदी, लिपस्टिक, कान गले में छोटे ही सही पर हीरे के नग, लाल नेल पॉलिश मुझे चुभने लगे, मानो किसी कटीली झाड़ी में फंस गई हूँ। दिल्ली से लौटकर जब उसके रिश्तेदार इन सुहाग चिन्हों को मंजू के अंगों पर विराजमान होने की चर्चा करते थे, मैं सहर्ष स्वीकारती गई थी। मुझे स्वीकार्य था कि वह विद्रोहिणी ही सही, एक माँ ने अपने पति को अपने साथ हर पल अनुभूत करने के लिए उन चिन्हों को धारण कर रखा है। जब पिता की मृत्यु के उपरांत बच्चों के साथ अपने दायित्वों को निभाते हुए माता पिता दोनों की भूमिका निभानी है, पिता को जीवित तो रखना ही होगा। इन प्रतीकों के माध्यम से ही सही। जीवित थे सागर बॉबी के लिए, मोना के लिए और सोनू के लिए, पर उसकी दूसरी शादी की खबर ने मेरे मानस पर मंजू के शरीर पर लदे सागर के स्मृति चिन्ह स्वरूप सुहाग प्रतीकों को धो दिया था। तब से उसका चेहरा एक आम विधवा नारी के शोक श्रृंगार सहित ही मेरे सामने उपस्थित होता था। शायद इसलिए नज़दीक से चले हुए तीर
गहरे चुभ रहे थे, पीड़ा दे रहे थे। सर्वत्र मुझे सागर की विद्रूप हंसी का शोर सुनाई देने लगा। मैं उठ खड़ी हुई। उठो चलो, मैंने अपने पति से कहा। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उन्होंने मंजू के सम्मुख रखी तस्वीर मेरी ओर मोड़ दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सागर की वह मूक तस्वीर मेरी मूढ़ता पर अट्टहास कर उठी। तो वह सागर है, मंजू सागर के साथ है और सारे श्रृंगार सागर के लिए हैं। सागर मेरी धृष्टता पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर मैंने ऐसी जुर्रत कैसे की, मानो कह रहे हों, सुधा तुम भी मेरी मृत्यु का शोक मना रही थी। उस खबर को भी विश्वसनीय मान लिया। क्या यही थी तेरे बचपन की सहेली की पहचान? शायद मंजू मुझे निर्निमेष निहार रही थी। उसका साथ दे रहे थे मेरे आनंदित हो रहे पति भी। मैंने नजरें उठाई। मंजू की आंखों में अथाह सागर उमड़ आया था, शांत गंभीर, मेरे मनोभाव जैसे असंख्य नदियों को समा लेने की शक्ति और सामर्थ्य लिए। ममता का सागर, मातृत्व का भरा हुआ आंचल। स्थान की रुकावट की परवाह किए बगैर मेरे दोनों हाथ उठ गए। मंजू के भी 4 बाहें फिर मिलन की आतुरता लिए, 2 क्षमादान मांगते हुए, 2 अभयदान प्रेषित करते हुए, अपनी अपनी ओर खींचते हुए दोनों ओर से दाता के हाथ। हमारी खींचतान में बीच में रखी तस्वीर आ गई थी, उलट गई। उसे संभालने में बाहें अलग हो गई। मंजू ने संभाल कर मेरी ओर रख दी। शीशे के फ्रेम में बंद वह मुस्कुराहट कह रही थी, पगली तुझे इतनी भी था नहीं मिली। मंजू एक धारा नहीं रही, वह तो सागर में विलीन हो चुकी है। उसका अपना अस्तित्व ही कहाँ था जो तूने कभी सागर में मिली नदियों को भीषण झंझावात के समय भी अपनी अलग धार निकालते देखा है। मैं सागर के मूक निवेदन को शब्द देती, स्वीकार करती, तभी एक 6 फीटा सुदर्शन नौजवान मम्मा मम्मा कहता अंदर आ गया था। मेज पर रखी तस्वीर से मेरी निगाहें उठकर उस नौजवान पर पड़कर जड़ हो गई। वही हंसी, वही नज़र, वैसा ही चुलबुलापन। एक क्षण थम गया था। नौजवान मंजू को अपनी लंबी बाह में थामे खड़ा था। मंजू ने कहा, सुधा मौसी है, पहचाना नहीं? ओ मौसी, कहाँ थी अब तक? वही लहजा, वही स्वर, सागर की तस्वीर के मौन को मुखरित करता हुआ वह मेरे चरण छूने के लिए झुका। आशीर्वाद की जगह मेरे मुंह से निकला, सागर सा। मेरे आनंद की छुअन से मंजू के श्रृंगार की आभा दुगने ताल में झंकृत हो उठी।